नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाइल और आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश भर में युवा सड़कों पर है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड से एक और शर्मनाक खबर सामने आई है। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के पेपर लीक होने की खबर ने सबको हैरान करके रख दिया है। इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि शिवालिक कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता का नाम सामने आया है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय ने 2 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और अब 377 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इन्हें अगस्त में दोबारा परीक्षा देनी होगी। सवाल ये उठता है कि क्या परीक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? क्या बार बार मेहनती छात्रों के सपनों पर पानी फेरा जा रहा है? वहीं आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। भट्ट जी, जब पूरे देश में छात्र पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर हैं, ऐसे वक्त में यह खबर आना कितनी शर्मिंदगी की बात है। देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे देश में हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक बेईमान न सिर्फ पेपर लीक कर रहे हैं बल्कि उन राज्यों की संपदाओं पे भी लूट मचा रखी है। परिणाम आपके सामने है कि जो देश के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति की बात करती थी, हिंदुओं की रक्षा करने की बात करती थी, वही पार्टी राम के मंदिर के चंदा चोर निकल रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ में चंदा चोर निकल रहे हैं, वो इन्हीं की पार्टी के हैं। उत्तराखंड में जिस प्राइवेट कॉलेज का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पकड़ा गया, वो भी भाजपा का है, कोई गुप्ता है। कहने का मतलब है, जो व्यापारी कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी को चंदा देकर अपना व्यापार करा करते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे चढ़कर पूरे देश के अंदर व्यापारियों को भी कलंकित करने का काम किया। जहां कहीं भी जाइए, चाहे फिर वो चंपत राय बंसल हो, चाहे फिर उत्तराखंड में पेपर लीक करने वाला कोई गुप्ता हो, चाहे कोई चतुर्वेदी हो, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इनको नेताओं का संरक्षण है। परिणाम आपके सामने है कि यहाँ हाकम सिंह पैदा हो गए, नौकरियां 25-25 लाख 50-50 लाख में दरोगा बिके हैं, किसी से छुपा नहीं है। और जब कोई अपराधी पकड़ा गया है तो उसको लचर पैरवी के कारण हाई कोर्ट से जिला जजी से उन्हें जो है बाई इज्जत बरी किया गया है। हाकम सिंह उसका उदाहरण है। कहने के लिए ये लोकतंत्र में इतना विभिन्न चेहरा किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी का हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहा करती थी कि हमको सत्ता दीजिए, हम लोकायुक्त 100 दिन में लागू करेंगे, क्यों लागू नहीं हुआ लोकायुक्त? क्योंकि चोर, डकैत, टुच्चे और लुच्चे भारतीय जनता पार्टी में विधायक से मंत्री तक बन चुके हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकार लोकायुक्त कानून लागू नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको 12 साल हो गए, 5 साल एक पहले आपकी सरकार रही, ये डेमोग्राफी चेंज को आप क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? इसके पीछे के भी कारण में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परिष्ठ पार्टी है। मुस्लिमों को यहाँ जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। उनके तमाम कार्यों को संरक्षित करके भारतीय जनता पार्टी केवल मस्जिद, मदरसे ऐसी बात करती है और हकीकत में सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान को मिल रहा है। वो चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे अच्छी शिक्षा हो, या फिर कहा जा सकता है छोटे व्यापार हो, हर चीज में मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाभ मिल रहा है। और जिस तरीके से करोड़ों की जो है इंदिरा आवास बांटे गए, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन धर्म विरोधी पार्टी है। इनके तमाम नेताओं ने मुस्लिमों की बेटियों से शादी करी है, मुस्लिम की बेटियों को घर में लेके आए हैं। और ये आज स्पष्ट हो गया है, ना ये राम के हैं, राम के नाम से रामलाल को पनपाते हैं, ना ये श्याम के हैं, श्याम के नाम से श्यामलाल को पनपाते हैं। जो कहा करते थे कि अभी मथुरा काशी बाकी है, आज वो राम का नाम लेने से डर रहे हैं। ये बताया जा सकता है कि भाजपा बहुत ही भ्रष्ट, बेईमान
और दलाल संस्कृति की पार्टी है। इसी कारण आज उत्तराखंड के नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, यहाँ के बुजुर्ग महसूस कर रहे हैं कि उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी धोखा और नाइंसाफी ये सरकार कर रही है। धीरे धीरे भाजपा का चेहरा खुला है, 27 में देखिएगा इनके दुर्गति होने वाली है। जी भट्ट जी, उत्तराखंड में 2017 से लेकर 2025 तक लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये मामले आखिर रुक क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि धामी सरकार बोल रही है कि वो कड़ा जो है यहाँ पर नियम लेके आई है, और पूर्व के कानून या जो नीतियां हैं वो असरदार साबित क्यों नहीं हो रही है? मतलब इसके पीछे क्या मंशा यहाँ पर साफ नजर नहीं आ रही है कि सरकार की मंशा यहाँ पर उतनी साफ नहीं है? जो मेरा 42-43 साल से राजनीतिक अनुभव है, मैं ठोक के कह सकता हूं कि राजनीति में इस समय पर बेईमानों ने सत्ता में अपनी दखलंदाजी कर ली है। पहले डकैती करते थे, पुलिस जेल में डाल देती थी, सजा भुगतता था। अब डकैतों ने, चोरों ने, टुच्चों ने, लुच्चों ने राष्ट्रीय पार्टियों का सहारा बनकर यहाँ मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बनने के जो ख्वाब पाले हैं, ये उसी का परिणाम है कि ये नवोदित राज्य इन 25 सालों में बुनियादी चीजों पर इंच मात्र काम नहीं हुआ। चाहे वो राजधानी का मामला हो, चाहे पलायन रोकने का मामला हो, या पर्यावरण को सुरक्षित करने का मामला हो, नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने का मामला हो, किसी एक भी फील्ड में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई है। और इससे बड़ी बात, इन्वेस्टर समिट के अंदर 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कितनी भ्रष्ट और बेईमान है कि इन्होंने जिन इन्वेस्टरों की लिस्ट आरटीआई में दी है, वो परचून की दुकान, जिन्होंने आटा चक्की खोली उनको, जिन्होंने अपने बेडिंग पॉइंट बनाए उनको, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देकर कहा है कि ये उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग आए हैं, जबकि वो सारे मूल निवासी हैं। बताने के लिए काफी है कि भाजपा भ्रष्ट और बेईमान है, और भाजपा में डकैतों ने सत्ता में काबिज होकर अब पुलिस का सहारा भी उन्हीं को मिल रहा है। पुलिस के दम पर बड़े ईमानदारी से, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे संसाधन को लूटने का मामला हो, ये भाजपा कर रही है। और जो विपक्ष इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, उसके खिलाफ मुकदमे, झूठा बदनाम करना, ये भाजपा के चरित्र में आ गया। यही कारण है कि तमाम आंदोलनकारियों पे मुकदमे लग रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, मगर जो भ्रष्ट बेईमान नेता हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जनता के बीच में जनता को इन बातों को लेकर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, जनता समझ रही है। यही बौखलाहट धामी जी के अब चरित्र में दिखने लगी है। जिस तरीके से धामी जी उत्तराखंड के अंदर बेईमानी कर रहे हैं, इसका सबक इनको मिलेगा। ये जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से बुरी कदर हारेंगे। इस बार क्षेत्रीय दल की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी अच्छा भट्ट जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियों पर वो उल्टा आरोप लगाते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा, बीजेपी की दीप्ति रावत ने, कि ये जो आंदोलन किया जा रहा पेपर लीक के विरोध में, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर मतलब इसमें जानबूझ के छात्रों को उकसा रही है, और इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस पर सवाल उठाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इतने बेईमान लोग हैं, ये बताने को तैयार नहीं है कि जिस आरएसएस के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो चार्टर्ड प्लेन में कहां से घूम रहे हैं, उनको कहां से फंडिंग मिल रही है। तो क्या समझा जाए, राम मंदिर के चोरी के पैसे से ये पूरे घूम फिर मस्ती कर रहे हैं? भाजपा अपने बारे में बताने को तैयार नहीं है कि जो पार्टी कहती है हम बड़ी अनुशासित पार्टी है, इनके 7-7 हजार करोड़ के होटल नुमा कार्यालय कहां से बन गए? ये चोरी के पैसे से है या कौन सी फैक्ट्री से पैसा लेकर इन्होंने पूरे प्रदेश से लेकर देश में जगह जगह बड़े बड़े आलीशान और होटल नुमा अपने ऑफिस बना दिए? ये पैसा कहां से आया है? क्या ये आपने विदेशी फंडिंग से इकट्ठा किया है? कहने का मतलब है ये लोकतंत्र कैसे दौर में चला गया। मैं उस लोकतंत्र की बात कर रहा हूं आप में कि जब विपक्ष का नेता केंद्र में सरकार को घेरता था, तो पक्ष का प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को कहता था कि आज आपने सदन में बहुत अच्छी तरीके से हमको घेरा, मुझे बड़ी खुशी है, तुम्हारी बहस बहुत अच्छी थी, सरकार तुम्हारी सारी बातों को मानेगी। ये लोकतंत्र की सुंदरता थी। ये कैसा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। मगर जब इनसे पूछा जाता है कि ये आंदोलन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण हो रहा है, तो तुम कौन हो? तब जय श्री राम, हिंदू खतरे में, मुसलमान आ गए, पाकिस्तान का डर दिखाते हैं।
मैं आज आपको बता रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के बाहर आ गया, भारतीय जनता पार्टी का नेता जनपद में, गांव में सुरक्षित नहीं रहेगा। जनता इनका वो हाल करेगी जो हिटलर का किया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, लोकतंत्र में क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? और यदि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कहां है? और सत्ता यदि एकल सत्ता का काम करेगी तो फिर देश की संपदाओं पर जो लूट मची है इस पे कौन बोलेगा? देश 2-2.5-3 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया। अडानी अंबानी का पैसा माफ कर रहे, केवल एक व्यवसायी को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना संपन्न बना दिया गया है कि केदारनाथ में फूल बेचने का काम भी गुजराती कर रहे हैं, सड़क का काम गुजराती कर रहे हैं, बड़े बड़े टेंडर गुजरातियों को मिल रहे हैं। तो ये देश क्या केवल एक गुजरात स्टेट के धनाढ्यों को पैसा कमाने के लिए बनाया गया है? मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विपक्ष को जिस तरीके से बदनाम कर रही है, यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। और जब इन पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी ये मुस्लिम के पीछे छुपते हैं, कभी राम के पीछे छुपते हैं। आज ये मुसलमान के पीछे भी छुप नहीं पा रहे हैं, राम के पीछे भी छुप नहीं पा रहे हैं, तो अब ये चाइना और पाकिस्तान और विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये बताए कि पेपर लीक में तुम्हारे ही आदमियों के नाम क्यों आ रहे हैं? और देश के अंदर यदि नौजवान बच्चे अपने भविष्य के लिए नीट पेपर के लीक की सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की बात कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मुझे भ्रष्टाचार पसंद नहीं है और उसी के तहत आपने निशंक को मानव संसाधन मंत्रालय पद से यह कहकर हटाया कि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान कौन सी राम की पूजा कर रहे हैं कि आप उनको हटा नहीं रहे हो? कौन सा ऐसा कारण है कि चंपत राय पर कार्रवाई नहीं हो रही है? बताएं प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान के गुजरात के साथ ऐसे कौन से कनेक्शन है? और आखिर ऐसा क्या डर है कि धर्मेंद्र प्रधान का यदि इस्तीफा ले लिया तो सारे गुजराती फंस जाएंगे? ऐसा कौन सा डर है? कहने का मतलब है, यह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है कि दूसरों को बदनाम करो और सत्ता में के जब लाभ लेने की बात आए तो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने में मिला लो, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को अपने में मिला लो, महाराष्ट्र में शिवसेना के लोगों को अपने में मिला दो, आकंठ बेईमानों को मुख्यमंत्री बना दो, तब इनको कोई परहेज नहीं है। तब कांग्रेस भी अच्छी, तृणमूल कांग्रेस भी अच्छी, शिवसेना भी अच्छी। मगर जब तुम्हारे से सवाल करो तो तमाम पार्टियों को बदनाम करने की बात करो। ये मैं आपके सामने चुनौती के साथ कह रहा हूं कि विदेशी फंडिंग की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन इनका ये राज खुलेगा कि इनके पाकिस्तान के साथ क्या कनेक्शन थे, इजराइल के साथ क्या कनेक्शन थे, अमेरिका के साथ क्या कनेक्शन थे, क्या कारण है कि अमेरिका का प्रधानमंत्री सरेआम बेइज्जती कर रहा है, उसके बावजूद भी इनके मुंह में दही जमी है, इसके पीछे की गहराई जनता धीरे धीरे समझ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करते हुए विपक्ष को खत्म कर और वाई लूटने के लिए बदनाम कर रही है। ऐसा होगा नहीं। यही कारण है कि आज जैन जी हमारे जो है पूरे देश में आज जिस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी इसका जो है रिजल्ट सड़क में आएगा। और ये चाहे कितना बदनाम कर लें कि ये विदेशी फंडिंग से हो रहे हैं। आप बताइए कि आप तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से भिखारी पार्टी कहते थे अपने आप को, गुड़ चढ़ा खाने वाले थे, आप चार्टर्ड में कैसे पहुंच गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक कैसे हो गए? अपने बारे में बताते नहीं। अमित शाह अपने लड़के को कहां बैठा देता है, अरबों रुपए का मालिक बनाकर, उस पर बात करते नहीं। और उत्तराखंड से लेकर देश में आंदोलन करने वालों को ये जो है विदेशी फंडिंग के द्वारा कहते हैं, ये झूठ बेईमान है, नंगे हो चुके हैं। बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई भी होगी। जिस दिन सरकार पलटेगी, भाजपा का नाम लेने वाला इस देश में नहीं मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जी भट्ट जी, एक बात बताइए, आपने देखा होगा कि मसूरी में भी एबीवीपी के छात्रों ने अब मोर्चा खोल लिया है। मतलब अभी तक तो बाकी युवा जो थे, छात्र थे, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब एबीवीपी के छात्र मैदान में आ गए हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह शुभ संकेत होता है जब जब सत्ता दमन की ओर जाती है तो सत्ता के विरोध में सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के बच्चे भी सड़कों पे उतरते हैं।
मैं देख रहा था दिल्ली में एक इंटरव्यू लड़का दे रहा था कि मेरे पिताजी जो है भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो मुझे रोक रहे थे ये कहकर कि तुझे किस बात की कमी है, तू यहाँ घर में रहे। तो उसने ये कहा कि मैंने अपने बाप को ये कहा कि तुम्हारा एक बेटा मर चुका है और मुझे तुमसे घृणा आती है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मुझे पूरी भाजपा से घृणा है और मैं घर से बगावत कर आज यहाँ पर जंतर मंतर धरने पे आया हूं। मेरी मौत ये संदेश देगी कि भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट बेईमान कलंकित पार्टी, इसका जो भी सदस्य है वो अपने बच्चों का हत्यारा है, वो संदेश जाएगा। ये संदेश दिल्ली से गया है। उसी तरीके से एबीवीपी के वो तमाम नौजवान बच्चे जो ये देख रहे हैं कि हमारी नौकरियां भाजपा बेच रही है, उत्तराखंडियत को खत्म भारतीय जनता पार्टी कर रही है, झूठ के पुलिंदे में बैठकर जिस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम भाजपा कर रही है, ऐसी भ्रष्ट भाजपा के खिलाफ अब आंदोलन करने की जरूरत है। उसी के तहत मसूरी में एबीवीपी के लोगों ने जो है आंदोलन किया है। तो धीरे धीरे जनता समझ रही है, जिस तरीके से हिटलर के खिलाफ पूरा जर्मन हुआ, वैसे ही पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ होंगे। भाजपा का नाम लेने वाला न मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, इसके तहत इन पर कठोर कार्रवाइयां होंगी। देखते रहिएगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आधी रात को मोदी ने वीडियो बना के डाला है जिसमें कि उन्होंने छात्रों को संबोधित किया फ्रेंड्स कह के, और अब इस तरीके के हालात पैदा हो गए कि मतलब अब खुद सरकार की तरफ से न्योता गया कॉकरोच पार्टी को कि आप आइए और हमसे बात करिए एक न्यूट्रल वेन्यू में, जबकि पहले सरकार कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है युवाओं के इस गुस्से को पहले भांप नहीं पाई, उसे लगा कि 2-4 दिन का जोश है इनका ठंडा हो जाएगा? मतलब अभी तक के जो 12 सालों की जो ये अभी ये पिछले 12 साल बीते हैं मोदी सरकार के, आपको लगता है कि मोदी सरकार इतनी ज्यादा पहली बार घिरी है मुश्किलों में? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया। आपके दर्शकों के माध्यम से देश में एक संदेश जाएगा कि मोदी कितने अकेले रह गए हैं। वो मोदी जो अपनी मां के मरने पर भी बाल ना कटाए और 10-10 कैमरों से शूटिंग करता हो, वो मोदी आज कितना अकेला हो गया कि रात के अंधेरे में अपने ही मोबाइल से और खुद ही एक वीडियो जारी करा। कहने का मतलब है कि मोदी के अगल बगल में वो कैमरे वाले भी भाग गए। वो उनको जो चौक पे चढ़ाकर उनको राजनीतिक में चमकाते थे, वो कैमरे भी गायब हो गए। रात के अंधेरे में जैसे महेंद्र भट्ट ने अपने घर से बैठकर यूकेडी के नेताओं को धमकाया कि चुनाव जीत कर आओ तब देखेंगे तुम्हें, जो घमंड महेंद्र भट्ट का उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में तोड़ा है, वही मोदी का नौजवान बच्चों ने तोड़ दिया। और मोदी इतने अकेले हैं कि रात के अंधेरे में उन्हें अकेले से वीडियो बनानी पड़ रही है। ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री भी अब अलग थलग पड़े हैं, नौजवानों से घबराए हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री संसद से भागा है। ये खबर नेशनल चैनलों ने नहीं दिखाई, मगर पोर्टलों ने खूब दिखाई कि जब जैनजियों ने जो है संसद भवन को घेरा तो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा गार्डों ने बड़ी ईमानदारी से सदन से बाहर भगाया। कहने का मतलब है अब यह दौर आ चुका है, या तो कार्य प्रणाली को सुधार करो वरना आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। नौजवान अपने हक के लिए आपके घर के बाहर भी बैठेंगे, वो संदेश राहुल गांधी ने भी दे दिया है। अब समय आ चुका है, सत्य की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। इनकी लूट, इनकी खसोट, इनका संविधान के विरुद्ध कार्य करना, जनता को कुचलना, लाठियां गोलियां चलवाना, अब इसकी अति हो गई है। अब इसका अंत बहुत जल्दी आने वाला है। ये घबरा गए हैं, इसीलिए जो प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने ना आए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, वो रात के अंधेरे में छुपकर यदि एक वीडियो बनाकर डाल रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी अब अकेला पड़ गया है। बहुत जल्दी कुछ बड़ी घटना होगी और इस देश के अंदर बड़ा संदेश जाएगा। लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जी जी भट्ट जी, एक बात बताइए कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना और अन्ना हजारे की इसमें एंट्री होना आंदोलन में, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अन्ना हजारे के ऊपर यह आरोप है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आंदोलन करता है, आंदोलनों को भटकाता है। यदि वाकई ये कोई करिश्माई आंदोलनकारी नेता होते तो ये नौजवानों के साथ आंदोलन में न सिर्फ बैठते, आमरण अनशन करते, तो देश में एक संदेश जाता। सोनम वांगचुक जो वर्ल्ड लेवल पर
मानवीय सभ्यता को जिंदा रखने के लिए अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उसने किया है, और जिस तरीके से बिना किसी जो है पीआर के चुपचाप आकर नौजवान बच्चों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन पर बैठा, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक संदेश दिया। उसी का परिणाम था कि भारत से बाहर भी कई देशों के दूतावासों के बाहर भारतीयों ने आंदोलन किए और ये कहा कि भारतीय सरकार उत्तर देश के अंदर जो है नौजवान बच्चों के आंदोलन को कुचल रही है, मुर्दाबाद के नारे लगे। आपने देखा ये घबराहट उसी की है कि आज जब विदेशों में इस तरह के आंदोलन लगे, विदेशी कैमरे उत्तराखंड में, देहरादून में आकर और दिल्ली में आकर आंदोलन को कवर करने लगे, उससे जो है मोदी सरकार बैकफुट पर आई है। इसीलिए आनन फानन में अनाप शनाप बोलने के लिए मोदी जी को मजबूर होना पड़ा। मगर मैं आपको फिर बता दूं, ये आंदोलन विजय की ओर है, इसमें घमंड चूर होगा, लोकतंत्र की जीत होगी, नीट की परीक्षा लीक करने वालों पे कार्रवाई होगी और नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस नीतियां बनेंगी। इन्होंने सारी संस्थाओं को अपनी जेब में रखकर देश को चलाने का जो कुकृत्य किया है वो पर्दाफाश हो चुका है। बहुत जल्दी आप देखेंगे इसके परिणाम सुखद होंगे और मैं तमाम भारत के नौजवानों को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत करी है सरकारों को ललकारने के लिए। जब जब क्रांति हुई है तब तब बदलाव हुआ है और ये क्रांति देश के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। जी जी। अच्छा भट्ट जी, एक बात बताइए, यूटीयू की ही हम बात करते हैं, उत्तराखंड की जो यूनिवर्सिटी है जहां ये पेपर लीक हुआ, यहाँ प्रशासन द्वारा आरोपी प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या आपको लगता है ये काफी है? दोबारा रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? जो ये यूटीयू, जो ये उत्तराखंड की ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहाँ की पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर जो प्रोफेसर जिसे गिरफ्तार किया गया है देहरादून में, उस पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो आपको लगता है कि इतना जो ये दंड है ये काफी है? आप देखेंगे कागजों में 7 साल का प्रतिबंध है, मगर 7 दिन में वो प्रतिबंध आपको छूटता हुआ दिखेगा। ये भाजपा का असली चेहरा है। मेरा कहना है प्रतिबंध क्यों, वो यूनिवर्सिटी खत्म क्यों नहीं, रद्द क्यों नहीं, वहां के बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट किया जाए और वहां का जो प्रबंधक का जो मालिक है वहां का, उस पर कार्रवाई की जाए। ये क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं यहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाता इस बात को लेकर कि उत्तराखंड बदनाम हो गया पेपर लीक के मामले में, उत्तराखंड बदनाम हो चुका है नौकरियां बेचने के मामले में, उत्तराखंड बदनाम हो चुका है संसाधनों को लूटने में। दामी जी इतना ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? ये केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का मामला है। चुनाव नजदीक है, मोटी अटैची जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाएगी तो आप देखना 7 दिन के बाद उसी यूनिवर्सिटी में वही जो है जमानत के बाद पढ़ाता हुआ दिखेगा। ये सब बॉटम से लेकर टॉप तक एक है, इनका काम केवल राज्य को लूटना, देश को लूटना है। अब जनता समझ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है, पोल के ढोल खुल चुके हैं। बहुत जल्दी जनता इनको सबक सिखाएगी, चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। अच्छा एक बात और है कि इसमें जो है, जो ये पेपर लीक हुआ था, इसमें 90 से 95% जो सवाल थे वो हूबहू सेम थे, मतलब जो लीक हुए। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क भी हो सकता है, कोई सिंडिकेट चलाया जा रहा हो पेपर लीक के लिए? हमारी समझ में तो आ रहा है कि पेपर लीक करवाने वाली भाजपा, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली भाजपा। हूबहू क्वेश्चन आने का मतलब यही होता है कि सस्ते जगह से काम करवाना, और जो प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर हैं, वो उनकी आड़ में सब काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी संस्थाओं में अपने आदमी बैठा दिए हैं। यही कारण है कि हर आदमी अतिरिक्त लाभ के चक्कर में संस्थाओं को बदनाम कर रहा है। और आप देखेंगे जिस दिन सरकार पलटेगी तो बहुत लोगों को जेल डालेगी, क्योंकि पूरी संस्था में सफाई की जरूरत है। शिक्षा के मंदिर में चोर दरवाजे से बेईमानों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर ये प्रणाली शुरू हो चुकी है। इसीलिए उत्तराखंड में जो है आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि यूकेएससीसी के जो चेयरमैन है उनके ऊपर कार्रवाई की बात होती है। ये मतलब कोई छुपी भी बात नहीं है, अब जग जाहिर है। इन 25-26 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी कार्यप्रणाली से जनता क्षुब्ध है। गांव में पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, शादियां रुक गई हैं, गांव की संस्कृति सभ्यता पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है, और उसका कारण दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बहुत जल्द जनता इनको सबक सिखाई, ये मेरा विश्वास है। जी
यहाँ पर एक चीज है ना कि 377 वो निर्दोष छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, और ये जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद अब दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। मतलब वो जो उनके पेपर थे वो रद्द हो गए, जो उन्होंने इतनी मेहनत की थी। तो उनके समय, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? मतलब सरकार तो हर बार कहती है कि हाँ जांच की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन उन छात्रों की जो मानसिक तनाव से जिससे वो गुजरेंगे उसका क्या? देखिए, मानसिक तनाव कब होता है? उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति को आपको समझने की जरूरत है। यहाँ 80% आदमी प्राइवेट नौकरी करता है, और प्राइवेट नौकरी में भी 10-15 हजार रुपए की। ऐसे में जो बाप अपना पेट काटकर बच्चे को बैंक से लोन लेकर चाहे एजुकेशन करा रहा हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करा रहा हो, ऐसे में एक होनहार बच्चा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा, यदि उसके पेपर लीक होंगे तो वो अवसाद में आएगा। उसके ऊपर दबाव होता है, घर की आर्थिकी का भी उस पर दबाव होता है अपनी सक्सेस को समयबद्ध तरीके से पाने की। मगर इन बेईमान चोरों के होते हुए ना तो प्रतिभावान व्यक्ति को नौकरी मिल पा रही है, ना परीक्षाएं ठीक हो पा रही है, जिस कारण अवसाद में आके कभी कोई बेटी आत्महत्या कर रही है, कभी कोई बेटा अवसाद में आकर मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, और ये अब जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पे वोट दिया, ये इतने बेईमान और दानव हैं। ये घर के घर बर्बाद कर रहे हैं, गांव के गांव बर्बाद कर रहे हैं, प्रतिभाओं की प्रतिभाएं बर्बाद कर रहे हैं। परिणाम आपके सामने है। 20,000 सैनिकों ने नौकरियां छोड़ दी, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इसरो से छोड़कर नौकरी चले गए। जो आदमी 20-20 साल रिसर्च करने के बाद कोई पेपर तैयार करता है तो ये 90,000 पेपर लीक कर देते हैं। और वो साइंटिस्ट जो 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं होती, और वो देश के लिए अरबों रुपए का काम करता है। और ये व्यापारिक मानसिकता के चोर बेईमान जिस तरीके से इसरो के कागजों को बाहर लीक कर देते हैं और अरबों खरबों रुपए का लाभ लेते हैं, तो ऐसे में नौजवान बच्चा यही तो समझेगा कि कहीं भी सुरक्षित नहीं है, और जैसी उसके मन में नेगेटिविटी आती है वो अवसाद में या तो पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। इसके पीछे बेईमान पार्टी भाजपा है, और जनता समझ रही है, हम सब जा रहे हैं। यही कारण है ये हमको बदनाम करने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका, कभी चाइना का बहाना करता है। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से कोई और बड़ा हमला भाजपा करवा के एक संदेश ना दे कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ये भाजपा का असली चेहरा है, दूसरे को बदनाम करना। बहरहाल हम लोकतांत्रिक तरीके से जीने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास है। एक दिन भाजपा का ये नंगा चेहरा जनता के बीच में आएगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी लोकतंत्र में, जब भी कोई सत्ता में आएगी। जी जी भट्ट जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।